स्टार्ट। सामाजिक क्रांति के रूप में समाज में खास स्थान बना चुकी सोशल मीडिया पर आज तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई इसके पक्ष में बात करता है तो कोई कहता है यह सामाजिक नीतियों के विरुद्ध काम करता है, जो भ्रम पैदा करके हमें आपस में बंटाता है। अब इस विरोधाभासी तर्क और वितर्कों के बारे में क्या कहा जाए? आप किसके पक्ष में होंगे? असल में यह संभव ही नहीं कि आज कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया की नज़र या यूं कहें कि प्रभाव से बच निकल जाए। कहने को लोग चाहे जो कहें, लेकिन एक बड़ा सच ये है कि निश्चित रूप से सोशल मीडिया के आने से समाज में एक क्रांति सी आई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इसके जरिए गंध भी इस कदर फैलाई जाती है, जो समाज में आपसी विकोप पैदा करता है। अभी हाल ही में एक तथाकथित बड़े पत्रकार को सोशल मीडिया पर देखा गया तो उन्हें सुनने का मन हुआ। वह हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप किसी अखबार टेलीविज़न पर न पढ़ेंगे और न ही देखेंगे। हिंदू मुस्लिम झगड़े के 3 उदाहरण उन्होंने दिए, जिनमें एक में हिंदू सदाशयता की बात थी, जबकि 2 घटना मुस्लिम विरोधी थी। दुख हुआ कि आज भी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के मन में भी वही पुरानी बातें घर किए बैठी है, जिनका उल्लेख हम अपने पिछले लेख में कर चुके हैं कि अंग्रेजों की सोच यही थी कि जब तक दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे, हम उन पर राज करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक पक्ष को नीचा दिखाने का निश्चय किया और ऐसा करके वह अपने मकसद में सफल ही रहे। फिर वर्षों दोनों कौम को आपस में लड़ाकर हम भारतीयों को दबाकर न केवल रखा, बल्कि हमारे ऊपर भी राज करते ही रहे। असल में उन वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि यदि उन घटनाओं का उल्लेख अखबारों या टेलीविज़न पर प्रकाशित या प्रचारित किया गया होता तो निश्चित रूप से एक नहीं कि बड़े दंगे देश में हो सकते थे। शायद पत्रकार महोदय ने इस बात पर ध्यान नहीं देकर अपने आकाओं को खुश करने के उद्देश्य से ऐसा न करने पर अखबारों और टेलीविज़न चैनलों की आलोचना कर रहे थे। इसी के साथ अपनी वाहवाही कराने का कोई मौका भी नहीं गंवा रहे थे। धन्य हैं ऐसे लोग जो केवल हित साधन के लिए आकाओं को खुश कराना चाहते हैं और देश को दंगे और फसाद की आग में झोंक देने से भी परहेज करना नहीं चाहते। मैंने कई बार अपने लेख में इस बात का उल्लेख किया कि सभा और समारोह में जाकर उसका ब्यौरा देना ही पत्रकारिता नहीं होता। सामने दिखने वालों की अपेक्षा पीछे छुपे सत्य को खोज कर उसे उजागर करना ही सच्ची पत्रकारिता है। अनुभव, आलोचना शक्ति, कल्पना शक्ति, खोज और गुप्तचरी के साथ खतरों से भरा मार्ग
अपनाकर पता न लग जाए तो भला उसे कैसी पत्रकारिता कहेंगे। इसके साथ ही यह भी बार बार लिखता रहता हूँ कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने रिश्वत ली या नहीं, इसका निर्णय देश के न्यायालय में नहीं होता, साक्ष्य और कागजात के आधार पर भी नहीं होता। इसका फैसला केवल जनता करती है चुनाव में। ये कोई नई बात नहीं, जिसे मैं बार बार कहता रहा हूँ। इस पैसे से जुड़े लगभग सभी इस बात को जानते हैं कि किस तरह से समाज में सनसनी फैलेगी और किस बात से समाज में दंगों की आग में झुलसने लगेगा। लेकिन लिखते समय वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी इस एक पंक्ति का असर समाज या जनमानस पर क्या पड़ेगा। दूर दराज की 3 घटनाओं का जब वह सोशल मीडिया पर उल्लेख कर रहे थे और अपनी नाराजगी जता रहे थे, वह निश्चित रूप से उनकी लंबी पत्रकारिता जीवन पर एक धब्बा है। उस क्षेत्र के स्थानीय समाचार पत्र के संपादक इतने जागरूक होंगे जिन्होंने इस दूषित मानसिकता वाली खबर को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उसे ही केवल सार्वजनिक किया। ये निश्चित रूप से अच्छी पत्रकारिता है। यहाँ 2 अंग्रेजों की बात का हवाला देना चाहूँगा। वैसे इस बारे में मैंने अपने पिछले लेख में भी उल्लेख किया था। इस बार थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि सर चार्ल्स लॉर्ड मेटकेफ और लॉर्ड मैकाले के बीच बातचीत हो रही थी। लॉर्ड मैकाले ने कहा, इन काले, घिनौने और अंधविश्वासी भारतीयों के बीच रहना तो अत्यंत मुश्किल है, बेशक खासकर तब जबकि आप न तो उनके देश की भाषा जानते हो न उससे कोई सहानुभूति रखते हो। सच तो यही है, लेकिन मुझे 2 काम करने हैं। पहला ये है कि मैं उनके लिए जो कानून बनाऊं उसमें मुझे एक ही बात नज़र में रखना पड़ा कि उसके द्वारा अंग्रेजी सरकार के हाथ मजबूत और सर्वसाधारण ऐसा ही रह जाए। मेरा दूसरा काम यह होगा कि मैं कंपनी की सरकार को यह सलाह दूं और उसके सामने शिक्षा की ऐसी योजना पेश करूं जिससे भारतीयों को अंग्रेजी सिखाकर उनकी सहायता से अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करे। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तानियों में राष्ट्र की भावना पैदा ही ना होने पाए। निसंदेह ये एक बड़ा खतरा है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह है कि अंग्रेज आसानी से भारत में चिरस्थायी रहें। इस कार्य को अंजाम देने के लिए मैकाले ने 30 वर्ष का समय मांगा और उसने कहा कि 30 वर्ष के अंदर भारत में कोई मूर्ति पूजक नहीं बचेगा, सारे के सारे स्वयं ईसाई बन जाएंगे और भारत चिरकाल तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहेगा। भारत के लिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण दिन थे जब वह फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेजों ने हमारे मुल्क को लूट लिया, लेकिन किसी ने उन्हें चोर नहीं कहा। अमेरिका वाले जानलेवा दवा और लड़ाकू जहाज बेचकर सारी दुनिया का पैसा खींच रहा है, उसे कोई चोर नहीं कहता। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक कार,
इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का लाकर जापान पूरी दुनिया का पैसा अंदर ही अंदर चूस रहा है, पर उसे कोई इन दिनों को पेश करने का तात्पर्य महज इतना कि हम किसी बात को तिल का ताड़ क्यों बना देते हैं। थैंक यू।